आज हम अपने क्लास में बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में। अभी तक हमने जो पढ़ा था वो कार्बोहाइड्रेट के जितने भी प्रकार थे उन सारे प्रकार के बारे में पढ़ा, कहाँ प्राप्ति होती है, क्या संरचना होती है, वो सारी चीज़ें हमने स्टडी की। अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के कार्य के बारे में। कौन कौन से कार्य होते हैं कार्बोहाइड्रेट में? सबसे पहला कार्य जो कार्बोहाइड्रेट का होता है वो ऊर्जा प्रदान करने का कार्य होता है, ऊर्जा देने का कार्य होता है। ऊर्जा उत्पादन का कार्य होता है, एनर्जी प्रोडक्शन। कार्बोहाइड्रेट का ये बेसिक कार्य होता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। जिस भी फॉर्म में या जिस भी प्रकार का कार्बोहाइड्रेट भोजन के द्वारा हमारे शरीर में जाता है, वो पचने के बाद लास्ट जो इकाई होती है, अंतिम जो इकाई होती है, लास्ट यूनिट, वो ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ये ग्लूकोज फिर टूटकर हमको ऊर्जा देता है। वो ऊर्जा जो हमारे शरीर में संचित होती है और फिर वो कार्य करने में इस्तेमाल होती है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमको 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट होती है, हमारी उम्र के अनुसार, हम अभी इसमें आगे आइडिया बताएंगे तो आपको बताएंगे, उम्र के अनुसार, हमारे कार्यक्षमता के अनुसार, हमारी कैपेसिटी के अनुसार, हमारी बीमारी के अनुसार, हमारे लिंग के अनुसार कार्बोहाइड्रेट की जो हमारी प्राप्ति होती है, प्राप्ति का जो आधार होता है या जो मात्रा होती है, उसके अनुरूप हमको कितनी ऊर्जा प्रतिदिन मिलनी चाहिए। तो इसी से हम काउंट करते हैं कि अगर हम एक दिन में 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 70 ग्राम कर रहे हैं या 100 ग्राम कर रहे हैं, तो हमारे शरीर में ऊर्जा कितनी जा रही है। जो भी हमारे शरीर की अतिरिक्त ऊर्जा होती है, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट होता है, वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो जाता है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया था। फिर जब हमारे शरीर में किसी भी कारण से कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, तो यही ग्लाइकोजन वापस ग्लूकोज में परिवर्तित होता है और ग्लूकोज में परिवर्तित होने के बाद फिर से ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये जो पहला इंपॉर्टेंट काम है इसका, वो है ऊर्जा उत्पादन का काम, ऊर्जा देने का काम। दूसरा काम है नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक। नाड़ी संस्थान के लिए आवश्यक है जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, उसके लिए, फेफड़ों की कोशिकाओं के लिए और बाकी पूरे शरीर के लिए भी कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। अगर हमारे शरीर में ऊर्जा कम होगी तो नाड़ी संस्थान या नर्वस सिस्टम पूरी तरीके से काम नहीं करेगा, हार्ट पे असर पड़ेगा, पल्स रेट पे असर पड़ेगा। तो इन चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमारे शरीर में जो ऊर्जा की मात्रा आवश्यक है उतना हमारे शरीर में होना जरूरी होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट का एक मुख्य कार्य भी होता है कि वो नाड़ी संस्थान को ऊर्जा के द्वारा नियंत्रित करता है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रोटीन की बचत करना। तीसरा हो गया प्रोटीन की बचत करना। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत कैसे करता है? जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है तो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होता है और फिर वो ग्लूकोज में परिवर्तित होकर के ऊर्जा देने का काम करता है। तो पहले हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट कम हो गया, अब उस कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट में चेंज होकर ऊर्जा दे रहा है, तो धीरे धीरे शरीर में प्रोटीन की भी कमी होने लगेगी। एक टर्म आता है बायोकेमिस्ट्री में, इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। इसमें क्या होता है कि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का इंटर कन्वर्जन होता है। कार्बोहाइड्रेट तो ग्लूकोज में चेंज होता ही है, जरूरत पड़ने पर प्रोटीन भी चेंज होता है और बाद में वो भी कम पड़ जाता है तो फैट भी
कार्बोहाइड्रेट में चेंज होकर के ऊर्जा देने का काम, एक निश्चित बिंदु तक, पॉइंट तक देने का काम करते हैं। तो जब हमारे शरीर में पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट की मात्रा या ऊर्जा की मात्रा रहेगी तो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी प्रोटीन का जो अपना बेसिक कार्य है, शरीर की क्षमता को निर्धारित करने का, कोशिकाओं के टूट फूट को मरम्मत करने का, वो अपना काम करेगा और ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट स्वयं करेगा। लेकिन जब कार्बोहाइड्रेट कम होगा तो ये काम प्रोटीन को करना पड़ेगा, तो प्रोटीन का लोड और बढ़ जाएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन की बचत करता है। यानी कार्बोहाइड्रेट शरीर में अगर पर्याप्त मात्रा में है तो प्रोटीन को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होने की आवश्यकता नहीं होगी, ऊर्जा देने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है वसा के ऑक्सीकरण में सहायक। वसा के ऑक्सीकरण में सहायक। हमारा कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण में भी सहायक होता है। आहार में जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होने लगती है तो रक्त में वसा का स्तर बढ़ने लगता है। जब हम आहार में अपने लगातार कार्बोहाइड्रेट की कमी करते जाएंगे तो हमारे ब्लड में बाकी जो न्यूट्रिएंट है उनकी मात्रा बढ़ेगी और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घटने लगेगी। ऐसे में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट को मेंटेन किया जाता है, जिससे जो फैट है वो ऑक्सीडाइज होकर के जब हम कार्बोहाइड्रेट मेरा कम हो जाएगा तो फैट जो होता है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट में, और हमारे शरीर की जो अतिरिक्त चर्बी है वो धीरे धीरे मेल्ट होकर के ऊर्जा में परिवर्तित होगी। शरीर का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहेगा और शरीर में ऊर्जा की कमी भी नहीं होगी, और फैट जो होता है, जो अतिरिक्त फैट है वो भी बाहर निकलेगा और शरीर हमारा बिल्कुल मेंटेन रहेगा। तो ये वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट है पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाना। पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाने में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाने में भी सहायक होता है। कार्बोहाइड्रेट के कारण स्टमक और पैंक्रियाज इन दोनों का स्वास्थ्य उत्तम होता है। कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन की जो क्रिया होती है, जिसमें लगने वाले जो विटामिन्स होते हैं उनके कारण जो ऊर्जा की प्राप्ति शरीर को होती है, और कार्बोहाइड्रेट के जो रेशे होते हैं ये रेशे पूरे पाचन संस्थान को मेंटेन करने का काम करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाने में सहायक होते हैं, क्योंकि इनके रेशे बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं RDA, रेकमेंडेड डाइटरी एलाउंसेस, प्रस्तावित आहार मात्रा। रेकमेंडेड डाइटरी एलाउंसेस, प्रतिदिन के आहार में हमारे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होनी चाहिए, ये किस आधार पर निर्धारित होता है, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें बता दें, सबसे पहला जो पॉइंट होता है वो होता है एज या आयु। पहले हम सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, फिर इसके बाद डिस्कस करेंगे इस पे। दूसरा होता है एक्टिविटी या क्रियाशीलता। थर्ड पॉइंट है हमारा डिजीज या बीमारी। फोर्थ पॉइंट है हमारा शारीरिक भार या बॉडी वेट।
नेक्स्ट है हमारा हेरिडिटरी या आनुवंशिकता। हेरिडिटरी या आनुवंशिकता। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी रिक्वायरमेंट या ऊर्जा की आवश्यकता। और लास्ट पॉइंट है हमारा लिंग, सेक्स। तो ये हमारे 7 पॉइंट हैं जिसके आधार पे हमारा आरडीए निर्धारित किया जाता है कि हमको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी लेनी चाहिए। अब हम पहले की बात करें एज ग्रुप बहुत मायने रखता है। न्यू बॉर्न बेबी है, 6 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, 10 साल का है, लड़की है या लड़का है, इन दोनों के लिए आरडीए अलग अलग होता है। हर उम्र में आरडीए अलग अलग होता है। हम लोग को ICMR ने 2010 का जो नया रिवाइज करके आरडीए टेबल निकाला है, उस टेबल में वो टेबल हम आप लोग को सेंड कर देंगे ग्रुप में, और हर एक ग्रुप में वो टेबल दिया हुआ है। तो उस टेबल में ये सारे पॉइंट्स होंगे और इन पॉइंट्स के आधार पे हर एक पोषक तत्व की निर्धारित मात्रा दी गई है। उस निर्धारित मात्रा में कुछ मात्रा ऊपर या कुछ मात्रा नीचे होने से शरीर पे विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो मात्रा जरूरत से ज़्यादा कम हो जाए या जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो उसका असर हमारे शरीर पर किसी न किसी बीमारी के रूप में सामने आता है। तो हम बात करें एज के अकॉर्डिंग हर एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग व्यक्ति तक कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हर एक व्यक्ति की अलग अलग होती है। दूसरा है एक्टिविटी का मतलब होता है कि बुक में आप देखिएगा उसमें 3 कॉलम दिए होंगे, कैटेगरीज डिवाइड की गई होंगी, सामान्य क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अत्यधिक क्रियाशील। तो हम कम काम करने की श्रेणी में हैं, शारीरिक रूप से हम मध्यम श्रेणी में आते हैं, या हम अत्यधिक श्रेणी कार्यशीलता की श्रेणी में आते हैं। इन तीनों के आधार पर हमारी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अलग अलग होगी। अगर हम सामान्य कार्य करते हैं तो हमें कम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है। अगर हम मध्यम क्रियाशील में हैं तो मात्रा थोड़ी बढ़ जाएगी, और हम अत्यधिक क्रियाशील में हैं, जैसे अत्यधिक क्रियाशील की बात करें हम, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे लेबर ग्रुप होते हैं, बोझा ढो रहे हैं, बैलगाड़ी चला रहे हैं, रिक्शा खींच रहे हैं, ठेला ढकेल रहे हैं, तो हम जो काम कर रहे हैं उससे ज़्यादा उनको एनर्जी की आवश्यकता होगी और हमसे ज़्यादा उनको कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होगी। ठीक है। इसी प्रकार से डिजीज, बीमारी जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है जानने के लिए कि बीमारी, अलग अलग बीमारियों में कार्बोहाइड्रेट के कंजम्पशन की मात्रा अलग अलग होती है। अगर हम हार्ट डिजीज से सफ़र कर रहे हैं, हम डायबिटीज़ से सफ़र कर रहे हैं, तो हमको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम लेनी होगी। अगर हम ऐसी बीमारी से सफ़र कर रहे हैं जिसमें हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमको इसकी मात्रा ज़्यादा लेनी होगी। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ में भी 2 कंडीशन होती है, हाइपर एंड हाइपो। तो अगर हम हाइपर डायबिटिक हैं तो हमें इसकी मात्रा कम लेनी होगी, और अगर हम हाइपो हैं तो हमको इसकी मात्रा थोड़ी बढ़ा के लेनी होगी। इसके बाद है बॉडी वेट, शारीरिक भार। अगर हमारा शारीरिक भार बहुत ज़्यादा है, स्थूल शरीर है, मोटे होते जा रहे हैं, ऑलरेडी हमारे बॉडी में फैट भी बहुत ज़्यादा है, तो हमको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी। जैसा कि हमने आपको कार्य में बताया था कि वसा के ऑक्सीकरण में सहायक, जब हम शरीर में मोटे व्यक्ति जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करेंगे तो धीरे धीरे उनका जो फैट है वो जो है वो मेटाबोलाइज हो करके एनर्जी देने का काम करेगा, और शरीर से धीरे धीरे फैट रिड्यूस होना शुरू होगा। तो बॉडी वेट अगर ज़्यादा है तो कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हमको कम लेनी होगी। ये डिपेंड करता है कि हमारे हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे अगर हमारी हाइट 5 फीट की है तो हमारा जो वजन है वो 45 किलो से 50 किलो के बीच में होना चाहिए। अगर 52 किलो है या 48 किलो है तो इसको हम सामान्य अवस्था मान के चलेंगे। लेकिन अगर हम 5 फीट के हैं और 60 या 65 केजी हमारा वेट हो गया है तो हम
ओबेसिटी में चले गए हैं, ओवरवेट की कंडीशन में भी नहीं है, तो इस कंडीशन में हमको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करनी होगी। नेक्स्ट हम आज है हेरिडिटरी, आनुवंशिकता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा फूड कंजम्पशन करने के बाद भी बहुत दुबले पतले होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि कम खाते हैं फिर भी उनका शरीर बहुत ज़्यादा फैटी होता है, दिखता है, तो ये हेरिडिटरी होती है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो दुबले हैं उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है, पर जो मोटा व्यक्ति होता है उसको कंट्रोल्ड वे में कार्बोहाइड्रेट कंजम्पशन लेना होता है। नेक्स्ट हम आज है एनर्जी रिक्वायरमेंट। एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या होता है, जैसे अगर हमको किसी दिन बहुत कम काम करना है तो उस दिन हम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में ना लेकर के जाएं, क्योंकि जब शरीर में काम कम करना है तो जितनी आवश्यकता है ऊर्जा की उतना ही हम भोजन का इस्तेमाल करें, उतना ही कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करें। और जब हमको बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक काम करना है तो उस दिन हम ज़्यादा इस्तेमाल करें। एक और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है एनर्जी रिक्वायरमेंट में, जैसे अगर गर्मी का दिन है, हमको बाहर निकलना है और ज़्यादा काम करना है, तो फिर हम सॉलिड कार्बोहाइड्रेट पे डिपेंडेंट ना हो, फिर हमको लिक्विड फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा जो इंस्टेंट एनर्जी देने का काम करे, कि हम जितनी हमको रिक्वायर्ड एनर्जी मिलती जाए हम काम करते जाएं, वो फैट के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में हमारे बॉडी में डिपॉजिट ना होने पाए, ताकि आगे किसी विकार के रूप में हमारे शरीर से बीमारी न बाहर निकले। और लास्ट है इसमें सेक्स। सेक्स मतलब लिंग, हम स्त्रीलिंग में है या पुरुष लिंग में है, इस पर डिपेंड होता है, लड़की है लड़का है, इसके आधार पर भी हमारा जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। हमारे समाज में या इस प्रकृति की देन कहिए कि पुरुषों की शारीरिक संरचना में और महिलाओं की शारीरिक संरचना में बहुत अंतर होता है, उसी प्रकार से उनके बॉडी रिक्वायरमेंट में भी, उनके एनर्जी रिक्वायरमेंट में भी बहुत अंतर होता है, और उस अंतर के अनुसार ही हमको कार्बोहाइड्रेट या किसी भी तत्व का, क्योंकि जब हम आरडीए का टेबल स्टडी करते हैं तो उस टेबल में प्रोटीन, फैट, कैलोरी, विटामिन्स, मिनरल्स सबके अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं और सबकी मात्रा निर्धारित है लेने की। और आप उस टेबल में ही देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के दोनों की, गर्ल्स बॉयज़ करके अलग अलग दिया हुआ है, डिवाइड करके। तो जो हमारे रिक्वायर्ड मात्रा है हमारे लिंग के अनुसार हमको उसी अनुसार इनको ग्रहण करना चाहिए। तो ये जो हमारा होता है वो आरडीए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान में रख करके ही हमको अपना डाइट प्लान करना चाहिए या अपना जो भोजन हमको ग्रहण करना है वो इसी के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको, इससे पहले हमने आपको बता दिया था कि कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति कहाँ से होती है। ये हमारा, हमको लगता है हमारे यूनिट में ये लास्ट पॉइंट था हमारा आरडीए का, जो इसमें हमने आपको डिस्कस कर दिया। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होगी तो आप क्वेश्चन मुझसे कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये आप लोग को क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स? आरडीए, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, प्रस्तावित आहार मात्रा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपको प्रोटीन में भी पढ़ना है, फैट में भी पढ़ना है, विटामिन्स और मिनरल्स में भी पढ़ना है। बार बार इससे आरडीए से आपका सामना बार बार होगा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। ओके, थैंक यू।